हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश से। आर डैश देखिए होता क्या है, हम लोगों को पता है कि अगर दो चार्जेस कहीं पर रखे हो, मान लीजिए सपोज दैट दो चार्ज है, एक चार्ज है ये Q1 और दूसरा चार्ज है ये आपका Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये हम लोग फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम वैक्यूम या एयर हो। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं F0 बोल दे रहा हूं। तो इस केस में जो लगने वाला फोर्स होगा उसको मैं Fm बोल रहा हूं, फोर्स ड्यू टू द मीडियम। तो Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा अगर सेपरेशन R है, और यहां एक टर्म आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एक टर्म आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के कारण या इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण ये फोर्स जो है मीडियम के अंदर या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से ये फोर्स हमेशा ऑलवेज कम होता है F0 से। मतलब जो मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लगता है वो हमेशा तब मैक्सिमम होता है जब दो चार्जेस के बीच में या तो वैक्यूम हो या तो एयर हो। वैक्यूम और एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है तो उस केस में जो फोर्स होगा वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू दिस फोर्स। तो इतनी बातें हम लोगों को पता है। अब देखिए मैं आपको इफेक्टिव डिस्टेंस समझाने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो चार्ज हमने लिया, एक चार्ज हमने लिया Q1 और दूसरा चार्ज हमने लिया Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब देखिए आपको पता है फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। मतलब अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इस चार्ज के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दे रहे हैं। मतलब इसके दो चार्ज के बीच का सेपरेशन जो है उसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स घट जाएगा। अब जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे R डैश इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, इस केस में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या, पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन से अब ये फोर्स कम हो गया। जब चार्ज ये वाला यहां पर था, सेपरेशन कम था तो फोर्स ज्यादा था, अब सेपरेशन बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। अब इस केस में ये जो फोर्स हुआ वो पहले के कंपेयर में जो कम हुआ उसको मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मान ले रहा हूं, सपोज दैट ये 20 न्यूटन है, मान लेता हूं ये 20 न्यूटन है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया फोर्स कम करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग चार्ज को वही रखते हैं, जैसे मान लीजिए चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज यहां पर था Q2 और बीच का डिस्टेंस R था, वहीं पे रखते हैं। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे रहे हैं। इसके बीच में हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फिर फोर्स घटेगा। मान लेता हूं मैं इसको ऐसा सेट कर दिया हूं कि ये जो फोर्स अब की बार घटा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर, वो भी ऐसा सेट किया हूं कि वो भी 20 न्यूटन के अप्रॉक्स आ रहा है। समझ रहे बात को? तो इस केस में जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसको मैंने ऐसा सेट किया कि ये भी फोर्स किसके बराबर आया, 20 न्यूटन के बराबर। मतलब इस केस में मैं फोर्स को डिक्रीज कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के, और इस केस में फोर्स को डिक्रीज कर रहा हूं मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करके। अब होता क्या चीज है, आप बताइए, क्या मैं ये दोनों फोर्स इक्वल करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा दूंगा। तो जब मैं इन दोनों फोर्स को इक्वल करवाऊंगा तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, देखिएगा। दोनों फोर्स को मैं इक्वल करवा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 Q2 के का प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। तो आपको यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा R डैश का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू R K इंटू R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू अंडर रूट K इंटू R, अंडर रूट K इंटू R। ये होता है बेटा फार्मूला इफेक्टिव डिस्टेंस का। दिस इज द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव डिस्टेंस। समझ गए बात को कि क्या क्या होता है इफेक्टिव डिस्टेंस का फार्मूला, अंडर रूट K टाइम इंटू R। ठीक है, एक तो बात ये हो गई इफेक्टिव डिस्टेंस के बारे में। अब इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बताता हूं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले केस नंबर 1 बताता हूं, जिससे आपको कंप्लीट पता चलेगा कि इसको कूलम्ब्स लॉ के अंदर कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, जैसे भी नोट करना आपको कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। एक्चुअली में इफेक्टिव डिस्टेंस को कैसे कूलम्ब्स लॉ के अंदर अप्लाई किया जाता है, या और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक केस लिया, मैंने सपोज दैट एक केस लिया आपका कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ध्यान से देखिएगा, आपका फार्मूला भी क्या है इफेक्टिव डिस्टेंस का, R डैश इक्वल टू अंडर रूट K इंटू R। ये आया है बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक चार्ज लिया आपका यहां पर Q1 और एक दूसरा चार्ज लिया यहां पर Q2। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला एक स्लैब, एक स्लैब डाला मैंने सपोज दैट यहां से लेके यहां तक, मैंने एक स्लैब डाला यहां से लेके यहां तक। इस स्लैब की जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज स्मॉल t। अब देखिए यहां से यहां तक तो स्लैब डाल दिया, और Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस R है सपोज दैट। तो यहां से यहां तक, ये यहां तक स्लैब है, यहां पर क्या मीडियम होगा, यहां पर मीडियम आपका वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम कहां से कहां तक फैला हुआ है, R माइनस टी, R माइनस टी तक आपका वैक्यूम फैला हुआ है। अब आपसे अगर कोई पूछे इस केस में आप बताइए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में आप बताइए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इफेक्टिव डिस्टेंस का फार्मूला ऐसे केस के लिए R डैश इक्वल टू, देखिए इससे कंपेयर करके लिखिए, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है T, मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब, वो हो जाएगा आपका R की जगह पर, तो हो जाएगा T, और यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K अंडर रूट K। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद जब बढ़ेंगे तो अलग मीडियम आएगा वैक्यूम, तो यहां प्लस लगा दीजिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए R की जगह पर आपकी बात क्या लिखा जाएगा, R माइनस टी।
और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब अंडर रूट 1। तो देखिए इस केस के लिए क्या आ जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस r डैश इक्वल टू t अंडर रूट k प्लस r माइनस टी प्लस r माइनस टी। तो इसको अगर हम लोग ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा r डैश इक्वल टू r माइनस टी प्लस अंडर रूट k इंटू टी। ये होता है इस केस के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस। इस केस के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। समझ गए बात को? इस केस के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस, उधर से आओ, उधर से। ठीक है, अब देखिए, अब आगे मैं एक तरीका और बताता हूं आपको, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। थोड़ा तो बंद कर दो, अभी जब लगाना होगा तो लगा लेंगे, रोशनी आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए आगे एक केस और बताता हूं आपको, बस खाली मैं आपको इफेक्टिव डिस्टेंस लिखने का तरीका बता रहा हूं कि इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, फिर से मैं वही दो चार्ज कंसीडर कर रहा हूं। दूसरा केस में एक चार्ज मैंने कंसीडर किया Q1 और दूसरा चार्ज मैंने कंसीडर किया Q2। चलिए ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन सपोज दैट R है 1। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार इसके अंदर मैं 2 स्लैब डाल रहा हूं, ठीक है ना? कितने स्लैब डाल रहा हूं? 2 स्लैब डाल रहा हूं। मान लीजिए एक स्लैब मैंने डाला यहां से लेके यहां तक, एक स्लैब डाला। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो मान लीजिए T1 है, इस स्लैब की थिकनेस T1 है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक मैं दूसरा स्लैब डाल दिया, यहां से यहां तक दूसरा स्लैब डाला। इसकी जो थिकनेस है वो T2 है, और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब देखिए हमको लिखना है इस केस में इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा। इफेक्टिव डिस्टेंस ये हमको लिखना है। तो देखिए ये इसी का यूज करिए, देखिए इसका यूज मत करिए, आप एक काम करिए, चलिए इसी का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। R डैश इक्वल टू, पता है यहां से लेके यहां तक का R की वैल्यू कितनी हुई T1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंडर रूट K1। ठीक है, नहीं एक काम करिए आप, अब ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या आया था फार्मूला? R डैश इक्वल टू R माइनस, क्या आया था फार्मूला? R डैश इक्वल टू R माइनस T प्लस अंडर रूट K इंटू T, ये आया था। ठीक है ना? अब इसकी हेल्प से आप लोग इफेक्टिव डिस्टेंस लिखिए, इसके लिए किसी के लिए भी इसी के हेल्प से लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए R डैश इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस इस केस के लिए हो जाएगा, R को ऐसे रखिए, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। देखिए T की जगह यहां पर हो जाएगा 2 स्लैब है, यहां लगा दीजिए T1 प्लस T2, ठीक है? फिर प्लस लगा है, प्लस लगा लीजिए, फिर अंडर रूट K1 T1 प्लस अंडर रूट K2 T2, ठीक है? ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा जब दो चार्ज के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो। कितने डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो? 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो। अब मान लीजिए अगर किसी के बीच में 4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब होते तो ऐसे हो जाता, R डैश इक्वल टू R माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4
प्लस अंडर रूट K1T1 प्लस अंडर रूट K2T2 प्लस अंडर रूट K3T3 एंड सो ऑन। इस तरीके से n नंबर ऑफ स्लैब अगर होंगे तब भी हम इसके हेल्प से इफेक्टिव डिस्टेंस का फार्मूला बहुत इजीली लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डिस्टेंस का फार्मूला लिखने का तरीका। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हमको कूलम्ब्स लॉ में रखना हो तो हम कैसे रखते हैं इस फार्मूले को। जैसे ये वाला फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, अगर हमको इस केस के लिए कूलम्ब्स लॉ निकालना है, देखिए इसे मान लीजिए सपोज दैट दो स्लैब हैं, सॉरी सपोज दैट दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इसके बीच का सेपरेशन अगर R है और इसके अंदर हमने स्लैब डाला, इसके अंदर हमने एक स्लैब डाला जिसका थिकनेस T है, जिसका थिकनेस T है